जब ये हमारी सबकी साझा लड़ाई है तो अकेला चंद्रशेखर आजाद संघर्ष क्यों करे? हर उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा जो इस आजाद भारत में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहता है, और जो नहीं जीना चाहता वो मत करे संघर्ष, क्योंकि इतिहास आपको प्रेरणा देता है। इतिहास ये कहता है इतिहास सीख देता है और ये कहता है कि जो भी कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। और आपका इतिहास ये है भारत में कि आप 4 से 5,000 साल रोते रहे, चिल्लाते रहे, जुल्म जाते अत्याचार के शिकार हुए, किसी ने आपके दर्द को नहीं सुना। फिर आपके बीच के लोगों ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई, वो आपकी इस लड़ाई को आगे बढ़ा के गए। आपने कम पैमाने में साथ दिया तो कम तरक्की हुई। इस दिन आप खुल के साथ दोगे, आपकी सारी गुलामी की बेटियां जड़ से कट जाएंगी। मेरा वादा है आपको, इस मंच से कह रहा हूं बाराबंकी। जब आपने साथ दिया, चाहे आपने छत्रपति साहू जी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का साथ दिया हो, चाहे आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का साथ दिया हो, चाहे आपने बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया हो, चाहे आपने मामला रामसू वर्मा, बाबू जगदेव कुशवाहा का साथ दिया हो, चाहे आपने जगन्नाथ कपूर ठाकुर का साथ दिया हो, संतराम बी प्रजापति का साथ दिया हो, जब भी आपने साथ दिया तभी आपकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव हो। और जब आपने संघर्ष से मुंह मोड़ा, जब आपने माननीय काशीराम साहब का साथ दिया तो एक गरीब के बेटे को कुर्सी मिली और उस कुर्सी से वो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ा और दहाड़ के उसने कहा कि अब हम अपमान नहीं सहेंगे, अब हम बिना अधिकारों के नहीं रहेंगे। ये मंच है और मैं समझता हूं कि बड़ा टीवी मीडिया तो हमें नहीं दिखाता तो अपने मतलब के लिए दिखाता है, उतना ही दिखाता है जितना दिखाना चाहता है। तो अच्छा अवसर है प्रचार करने का भी, तो मैं तो अवसर को नहीं चूकने वाला। जो कमी खामी थी वो तो धर्म कर्म सब पे हमारे तमाम साथी बोल चुके। रामेश्वर पवन जी कोई तोड़ नहीं है, पूरा जीवन संघर्ष में लुटा दिया, लेकिन हमारे यहाँ इज्जत पैसे वाले लोगों की होती है, पद वालों की होती है, गाड़ी घोड़े वालों की होती है, संघर्ष प्रतिभा की इज्जत नहीं होती। इसलिए रामेश्वर पवन यहाँ बैठे। अगर वास्तविकता में प्रतिभा की वो सम्मान होता तो रामेश्वर पवन जी वहां दिल्ली की संसद से भाग रहे होते और इनका मुकाबला करने के लिए किसी की हैसियत नहीं होती, कोई जवाब नहीं दे पाता इनका। लेकिन आपको रामेश्वर पवन नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो आपको पता है, मुझे नहीं बताना है कि आपको क्या चाहिए। हम पे एक साथी प्रोफेसर हमारे चले गए, ठेकेदारी में जो प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने बहुत कुछ बताया। हमारे साथी आर.एस. पटेल जी ने आपको जो सरदार सेना के अध्यक्ष से बड़ी विस्तार से सारी चीजें बताई, और मेरे भाई नीरज साहब ने भी आपको जो है अंधविश्वास पाखंडवाद में सब कुछ बताया। इस पे तो तुमने सुन लिया, लेकिन मेरा काम इस पे बताना नहीं है। इससे तो पेट भर गया होगा। कितनी देर तक याद रखोगे इनकी बातों को? 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे? कल तो फिर आपको अंधविश्वास पाखंडवाद में जीना है। कल तो आपको फिर अपनी किस्मत के फैसले दूसरों से कराने हैं। कल आपके यहाँ शादी ब्याह कुछ भी हो तो आपको किसी और के यहाँ मसला देखना है, वो तय करेंगे किस डेट में शादी होगी, किससे शादी होगी, क्यों शादी होगी, क्यों नहीं होगी। ये सब आपने उनके भरोसे छोड़ा है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, जो दिल में मेरे आग लगी, मैं वही बात आपसे करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा मीडिया बन के आप मेरी बात को समाज में पहुंचाने का काम करोगे, अगर आप वास्तविकता में मुझसे संघर्ष कराना चाहते हो। और अगर आप मेरी बात को पहुंचाने का काम करोगे तो मैं गारंटी से देता हूं, कहता हूं कि जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ, जो आप चाहते हैं, जो सिर्फ आप नहीं हमारे महापुरुष, हमारे पुरखे चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने खून का एक कतरा लुटा दिया, वो दिन भी आपकी जिंदगी में आएगा और इसी सदी में आएगा, 21वीं सदी में। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है। मैं याद करता हूं, मैं क्यों निकलता हूं, हमें भी चुनाव के समय निकलना चाहिए। मेरे साथी ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि एक राह रहबर महापुरुष हमें कहते हैं
कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। हम जिंदा कौम हैं और हम जागे हुए लोग हैं, क्योंकि मैंने और काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। हम अपने महापुरुषों के कारनामों को लूटने नहीं देंगे और लूटने वाले को चैलेंज करना चाहते कि याद रखो अभी महापुरुषों का खून, उनके बच्चे जिंदा है, आमना सामना होगा, आर पार का मुकाबला होगा। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं अपने समाज को तैयार कर रहा हूं। अभी मैंने उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, वो लखनऊ में जाकर हम कोई बात कहते नहीं सुनते, तो मैं गोरखपुर गया सुनाने के लिए और मैंने उनसे कहा गौर करना हमारे नौजवान साथी, हमारे नेता लोग यहाँ बैठे कि जो बात मैं आपसे कहता हूं उसको जाके कहा करो। नहीं कहोगे तो बात मुझसे रह जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, तो कोई क्रांति नहीं पैदा होगी जमीन पे। हर आदमी नहीं आता सभा में, हर आदमी नहीं देखता मोबाइल। अभी तो हमारे लोग रोजी रोटी के सुबह सुबह उठ के संघर्ष करते हैं, तब जाके घर में रोटी आती। तो मैंने अभी कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की तरक्की के लिए सबसे पहले प्रावधान किया। फिर 41-42 लिखा, पहले 40 लिखा और 40 में पिछड़े वर्ग के लोगों को स्पेशल प्रोविजन मिलना चाहिए तरक्की के लिए, इसकी व्यवस्था की। और वह उस समय की जो तत्कालीन सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि ये तो टेम्परेरी सरकार है, जब नई सरकार बनेगी तो हम आर्टिकल 340 के प्रावधान को लागू कराएंगे। और उसी के देखा देखी काका कालेकर आयोग 1953 में बना। लेकिन उनकी नियत नहीं थी कि काका कालेकर आयोग जो है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाए। उन्होंने उस फाइल को जो पिछड़े वर्ग के लोग अपने पैरों पर खड़ा करती, जो आपको आपकी संख्या के साथ हिस्सेदारी देती, उसको डस्टबिन में फेंकने का काम किया। फिर दोबारा से आंदोलन जारी हुआ, एक तरफ कमंडल का आंदोलन, एक तरफ मंडल का आंदोलन। बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर मंडल कमीशन बना, उनकी सिफारिशों को फिर से जो है डस्टबिन में फेंक दिया गया। फिर एक आंदोलन जन्मा, जिनकी समझ में आर्टिकल 340 उन्होंने एक नारा दिया, क्योंकि जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जनता दल का जब नेतृत्व आया, उन्होंने नारा दिया था कि हम मंडल कमीशन लागू करेंगे, मंडल कमीशन की सारी सिफारिशों को लागू करेंगे। तो उन्होंने पूछा उनसे कि आपके वादे का क्या हुआ? आपने कहा था मंडल कमीशन लागू करो। फिर एक नारा आया संघर्ष में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मंडल कमीशन लागू हुआ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, वोट के जरिए सरकार बनी, जिसने तय किया तो उन्होंने न्यायपालिका के जरिए 52% ओबीसी को 27% आरक्षण का आधे से ज्यादा हिस्सा के देने का काम किया। वो भी आधा हिस्सा जो है आज तक नहीं मिल रहा। उसमें भी मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें मानी गई। ये देखो मेरा समाज सोया हुआ, उनकी इतनी सिफारिशों का नजरअंदाज करके 2 सिफारिश मानी गई थी मंडल कमीशन की। आज भी मंडल कमीशन की फाइल धूल भाग रही है। देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान के, जब वो 2013 में आए, चुनाव प्रचार में उन्होंने भी कहा मेरे लोगों से कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, पिछड़े वर्ग पिछड़ी मां का बेटा हूं, हम मंडल कमीशन लागू करेंगे। हमारे लोगों ने दिल खोल कर उन्हें वोट दिया कि हो सकता है ये मंडल कमीशन लागू कर दे। लेकिन अंत क्या हुआ कि मंडल कमीशन तो दूर की बात, ये सरकार जातिगत जनगणना कराने को राजी नहीं। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमने फिर तय किया, क्योंकि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस नारे को सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। भारत में संख्या हमारी भारी है, लेकिन हिस्सेदारी के साथ चोरी हमारी ज्यादा हो रही है। इसलिए हमने तय किया, हमने सरकार से जब कहते हैं कि कराओ जातिगत जनगणना, जब हम कहते हैं कि 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण दो, जब 100 पद आएंगे डीएमएसएसपी के, 100 में से 52 पिछड़े वर्ग के जाएंगे, तो ये कहते हैं कि अभी हमारे पास सरकार के पास साधन नहीं है, देश के पास साधन नहीं है। तो हमने उसकी भी काट निकाली और हमने कहा कि 27% आरक्षण हमने दिया है। लेकिन अभी 2022 में जब ईडब्ल्यूएस पे फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उन्होंने कहा कि 50% की टैक्स खत्म हो गई है। जब उन्होंने 50% की टैक्स खत्म कर दी और आपने हमसे कहा, जब आप
दिया कि 50% की कैब के कारण 27% आरक्षण मिल रहा है, तो अब हमने मांग उठाई है कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी अब इस देश में लागू होनी चाहिए। 52% ओबीसी को 52% आरक्षण भी देश में मिलना चाहिए, ये मांग हमने उठाई। तो सरकार का जवाब आया कि अभी भी साधन की कमी है। तो हमने कहा ठीक है, अगर साधन की कमी है तो 27% से अलग वो पिछड़ी जातियां जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाई है, उन अति पिछड़ी जातियों को 15% आरक्षण की व्यवस्था अलग से आपको करानी चाहिए। जब उन 15% आरक्षण को पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जाने का मौका मिलेगा, हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, तो मैं मानता हूं कि जिनका कभी क्लर्क भी नहीं बना, पटवारी भी नहीं बना, उनका भी जब IAS IPS बनेगा तो उन समाज के बारे में भी आवाज उठेगी। हिस्सेदारी का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं होता कि मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, ये नहीं होता है। समाज के हाथे पे गए हुए हर एक आदमी की आवाज आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अभी हमने मांग की है कि अति पिछड़ी जातियों को 27% से अलग, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी तो 52% बैठती है, लेकिन आप पे साधन कम है, तो 15% अति पिछड़ी जातियों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था सरकार कराए। और उसके साथ यहाँ 66 जातियां चिन्हित की गई हैं दलित समाज की, 60 दिखती नहीं है, 6 दिखती है मात्र। हमने मांग की, हमारा दिल बड़ा है, हम ईमानदार से बहुजन बनाना चाहते हैं कि उन 60 जातियों को भी संख्या के आधार पे 5% आरक्षण अलग से जो अब तक मिल रहा है उसके अतिरिक्त देने की व्यवस्था सरकार करे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार के हलक में हाथ डाल के हम ये आरक्षण दिलाते रहेंगे अपने लोगों को। कि सरकार को मेरी चुनौती है, ये बात सरकार याद रखे, ये लोकतंत्र है, जिनका वोट होगा उनका राज होगा, और जिनकी संख्या ज्यादा होगी इनके हितों की रक्षा वो खुद करेंगे। इसलिए हम लोग जगाने के लिए निकले कि उन अति पिछड़ी और अति दलित जातियों को भी अब आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, ये लड़ाई, जिस लड़ाई की शुरुआत के दौर में आज फिर हम दोबारा से खड़े हुए हैं, ये सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए भी आपको मेरी बात पर गौर करना पड़ेगा। कैसे होगा सामाजिक परिवर्तन? किसी भी परिवर्तन के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और भारत में जो शक्ति है वो सत्ता के पास है। आप सत्ता से दूर हो, सत्ता आपके आसपास भी नहीं, बताओ परिवर्तन कैसे होगा? आपकी जो समस्याएं हैं, जिनके लिए रोज आप उम्मीद करते हो कोई सरकार बने, कोई मसीहा आए, कोई सोचे, लेकिन बार अम्बेडकर आपको वोट का अधिकार दे के गए हैं। उस वोट के बदौलत आप अपना राज स्थापित करके उन सारी समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। कब तक दूसरों पे भरोसा करते रहोगे मेरे साथी? अब आपको पहले राजतंत्र था, राजा महाराजा आमने सामने होते थे, सेना सामने सामने होती थी, तलवार भाले चलते थे, बंदूकें चलती, तोप चलती थी, ऊंट हाथी घोड़ों पे युद्ध होता था, कत्लेआम होता था, तब जाके सत्ता बदलती थी, राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से, उनके साथियों के प्रयास से, सर छोटू राम के प्रयास से आज ऐसे बटन दबाना पड़ता है। अपना मुखा भी तैयार नहीं कर पाओ तो बताओ मानसिक गुलामी तुमसे कितनी छुपी है अब तक। आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हुए। मैं आपको इतिहास बताता हूँ भारत का। नीम भाई ने जिक्र किया भोपाल के आंदोलन का, गया था मैं भोपाल, क्योंकि अभी जो अवसर है वो भी समानता के रूप में नहीं आए, लेकिन कुछ दल पिछले दरवाजे से, दल क्या वो भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों में जानता हूं उनको, वो पिछले दरवाजे से एक आंदोलन करवा रहे थे। और आंदोलन क्या था कि जातिगत आरक्षण खत्म होना चाहिए, जैसे इनके बात में दिया था।